और इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन फ्रेम करके उसको सॉल्व करोगे। कि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये कैसे पता चलेगा। तुमको बताओ इसका इक्वेशन कैसे बनता है, ये सीक्रेट किसी को बताना मत। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। इसलिए तो स्पीड देके रखा ना उन लोग ने कि आप टाइम खुद निकालो। हम नहीं देंगे टाइम डायरेक्ट। जब स्पीड इंक्रीज हो गया तो ये सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उस ट्रेन को 48 मिनट लेस लगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में जो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। स्पेशली जो हमारे लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो उनसे बनते नहीं है, यानी कि उनको इक्वेशन फ्रेम करना नहीं आता है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन फ्रेम करके उसको सॉल्व करोगे। ओके। और आपको आई नो ये भी दिक्कत होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये कैसे पता चलेगा। तो वो मैं सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, बुक बनाना है, यानी कि कोई भी अगर बुक होगा बुक ले लो और पेन ले लो और बैठ जाओ, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एल्जेब्रा ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा वीडियो होगा थोड़ा सा गले में खिचकिच हो रही है। हाँ, तो ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम लोग जो हमारा क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा इजी होगा, फिर मीडियम होगा और फिर धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चंस पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनना कि ये टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये सुफिशियंट नहीं है। अगर हम बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हमको और टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो ये 10 वर्ड प्रॉब्लम्स में हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। और अगर मैं चाहती तो 10 में मैं कवर अप कर लेती, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता ना कि मैं बहुत टफ टफ लेने वाली थी ये वर्ड प्रॉब्लम्स। लेकिन मैंने सोचा कि टफ तो तब लिया जा सकता है ना जब बच्चों का बेसिक क्लियर होगा। अगर आपको इजी वाले वर्ड प्रॉब्लम्स अगर फ्रेम करना ही नहीं आ रहा है, तो मैं अगर सपोज करो कि वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन लेती हूँ, वो टैप वाला क्वेश्चन लेती हूँ, तो उसमें बहुत दिक्कत होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसके 2 वीडियोस बनाऊंगी। ये हमारा पहला वीडियो होगा और एक वीडियो आएगा उसमें और ज्यादा टफ क्वेश्चंस होंगे। मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के भी वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो आप रेडी हो कि नहीं मुझे बता दो। ठीक है। और है ना, प्लीज अगर आप टाइम पास के लिए ये वीडियो देख रहे हो कि हाँ चलो देख के आ जाता हूँ ये वीडियो में क्या है ऐसा, तो प्लीज ये वीडियो अभी के अभी आप छोड़ के जा सकते हो। अगर बहुत सीरियस हो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम का बुक बनाना चाहिए। मतलब बुक बनाना चाहिए मतलब कि एक बुक रखो वर्ड प्रॉब्लम जिसमें एक साथ वर्ड प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, कोई नई बुक बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक साथ उसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हो। ओके। तो ये टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो हमारा और टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स को डिनोट करेगा। अगर वो आपने 20 वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए तो मतलब समझ जाओ किल हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो रेडी रेडी। बोरिया बिस्तर लेके बैठ गए हो, सीरियस हो ना। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बड़ा दिख रहा है ना, दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने आई हूँ भाई। सिंपल सा लॉजिक है भाई। मेरे साथ पढ़ना है तो वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा होता ही है, क्योंकि आई प्रिफर क्वालिटी। मैं क्वालिटी को प्रीफर करती हूँ ओवर क्वांटिटी। अगर मैं चाहती तो मैं क्वेश्चन देके निकल जाती, मैं बोला ये लो ये टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम से कर लो खुद से, क्या होता 5 मिनट में वीडियो बन जाता। नहीं, मेरे को पढ़ाना है आपको, मेरे को बताना है कि इक्वेशन कैसे फ्रेम होता है, और मैं बता के रहूंगी। जिसको पढ़ना है वो देख लेगा वीडियो, जिसको नहीं पढ़ना है ठीक है भाई, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो पहले आ जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए अगर वर्ड प्रॉब्लम आप कर रहे हो ना। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। इसमें बार बार क्वेश्चंस को रीड करना पड़ता है, एक ही कंडीशन को 2 बार 3 बार रीड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन नहीं, हम तो आलस हो गए, हमारे अंदर आलस भरा हुआ है। हमारे इंस्टाग्राम ने, हमारा रील्स शॉर्ट्स ने, हमारा दिमाग है ना पूरा कचरा बना दिया है। हमारे पास वो पेशेंस नहीं है, हमारे पास वो अटेंशन स्पैम नहीं है कि हम एक क्वेश्चन में वक्त लगाए, वो है ही नहीं हमारे पास। तो प्लीज थोड़ा सा सुधर जाओ, प्लीज थोड़ा सा एक्टिव बनो, प्लीज अपने ब्रेन को यूज करो। ठीक है, सबसे पहले ये रिमेंबर दिस आपको ये पता होना चाहिए। इसका पीडीएफ गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में पूरा मिल जाएगा, प्लीज डाउनलोड कर लेना वहां से। ठीक है, चलो गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो, जैसे कि अगर सम लिखा हुआ है या ऐड लिखा हुआ है, मतलब वी हैव टू यूज प्लस, उसके जगह पे प्लस यूज करना है। जैसे कि सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि प्लस यूज करो।
प्लस, ठीक है। डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट यूज हुआ है अगर वर्ड प्रॉब्लम में, डिफरेंस मतलब माइनस, है ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, तो यानी कि माइनस। प्रोडक्ट और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन यूज करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। ट्वाइस डबल या टू टाइम्स अगर लिखा है तो मतलब टू इंटू, डबल मीन्स टू इंटू, ऐसा। प्राइस ट्रिपल थ्री टाइम्स लिखा है मतलब थ्री से मल्टीप्लाई करना, थ्री इंटू करना। मोर देन लेस देन, ये अच्छा है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। यानी कि मोर देन लेस देन अगर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है कि द ग्रेटर नंबर इज फाइव मोर देन स्मॉलर नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रेटर नंबर है, ऐसे देखो ध्यान से देखना, तो ग्रेटर नंबर जो है दैट इज इक्वल टू फाइव मोर देन स्मॉलर नंबर। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, फिर लिखना है आपको। अगर देन स्पेशली होता है ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा करो, ठीक है। जैसे कि ग्रेटर नंबर इज फाइव मोर देन, फाइव मोर है, किससे मोर है, तो जो जिससे भी मोर होगा वो आपको स्पेस के अंदर लिखना है। तो मतलब जब भी मोर देन या लेस देन होता है, तो यू हैव टू फर्स्ट लीव द स्पेस एंड देन यू हैव टू राइट जो बोला है वो, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर इज फाइव मोर देन, अब ये फाइव कहां से आया टीचर, अरे मैं ऐसे ही बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। फाइव मोर देन द स्मॉलर नंबर, जो भी होगा वो इधर लिख दो। या फिर अगर फाइव लेस देन बोला है, तो फाइव लेस देन होगा तो इसके जगह पे बस माइनस आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी, आप टेंशन मत लेना, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है बहुत काफी है। ये मत सोचो 100% मुझे अभी के अभी समझ जाना चाहिए, नहीं नहीं, रुको रुको। उसके बाद है ना, थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि अगर हमको कॉन्जिकेटिव मतलब लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स अगर लेने हैं, तो हम कैसे लेंगे। अगर फर्स्ट नंबर एक्स है, तो तुरंत दूसरा नंबर होगा एक्स प्लस वन, फिर एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ठीक है। कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर मतलब लगातार आने वाले नेचुरल नंबर। अगर पहला नंबर वन है, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली वन से स्टार्ट होता है, तो उसका दूसरा नंबर उसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, टू। तो वन टू थ्री फोर, ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो अगर हमने पहला नेचुरल नंबर अगर एक्स लिया है, तो उसके बाद वाला नेचुरल नंबर होगा एक्स प्लस वन, फिर उसको तुरंत बाद वाला होगा एक्स प्लस टू, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, एक 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 इंक्रीज होता है। तो अगर पहला नंबर एक्स है, तो उसका तुरंत क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। इसमें आप प्लस वन करोगे तो आपको आपका दूसरा नेचुरल नंबर होगा, फिर इसमें आप प्लस वन करोगे तो आपका नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। इसमें आप प्लस वन करोगे तो आपको आपका नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। अब वो कितने नेचुरल नंबर की बात हो रही है, अगर दो की बात हो रही है तो दो, ये काफी है, ठीक है। ऐसा होगा, आपको समझेगा धीरे धीरे। और अगर कॉन्जिकेटिव ऑड या फिर इवन नेचुरल नंबर की बात करते हैं ना, तो उसमें दो दो का गैप होता है। जैसे कि अगर मैं इवन नेचुरल नंबर की बात करूं, तो कॉन्जिकेटिव इवन नेचुरल नंबर है टू फोर सिक्स एट, ये हमारे सारे इवन नेचुरल नंबर है। कॉन्जिकेटिव मतलब बैक टू बैक आने वाले नेचुरल नंबर। तो गैप देख रहे हो, गैप दो दो का है। तो अगर हमने पहला इवन नेचुरल नंबर अगर एक्स लिया है, तो उसके तुरंत दूसरा, उसके तुरंत बाद वाला जो इवन नेचुरल नंबर होगा, वो प्लस एक्स प्लस टू होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप प्लस टू करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, यस नो। तो उसमें आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इसमें प्लस टू करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इसमें प्लस टू करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। जैसे कि टू में अगर आप प्लस टू करोगे तो आपको देखो तुरंत फोर मिलेगा, फोर में प्लस टू करोगे तो सिक्स मिला, सिक्स में प्लस टू करोगे तो एट मिला, ऐसे, ठीक है। तो ये कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर्स अगर लेना होगा तो एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, जो भी है एंड सो ऑन। अगर कॉन्जिकेटिव इवन नेचुरल नंबर लेना होगा, तो पहला नंबर अगर एक्स लिया है, तो उसके तुरंत बाद वाला नंबर होगा एक्स प्लस टू, उसके तुरंत बाद वाला नंबर होगा एक्स प्लस फोर। सेम ऑड के लिए भी है, अगर पहला ऑड नंबर है एक्स, तो उसके तुरंत बाद वाला ऑड नंबर होगा एक्स प्लस टू, उसके तुरंत बाद वाला नंबर होगा एक्स प्लस फोर, ऐसा, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल वाला आपको खेल पता ही होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर फॉर अ नंबर, अगर कोई नंबर है और उसका अगर रेसिप्रोकल है, तो क्या होता है, अगर मान लो हमारा नंबर एक्स है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। अगर टू है तो टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, टू का रेसिप्रोकल होगा जैसे टू अपॉन वन, है ना, टू मतलब टू अपॉन वन, उसका रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन टू। तो वैसे ही अगर हमारा नंबर है एक्स, अगर हमारा नंबर है एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन एक्स, वही बोला है। और मैं एक और बात बता दूं, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लीनियर का लीनियर वर्ड प्रॉब्लम है कि क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ, ज्यादा तो नहीं दे सकती मैं। बट अगर प्रोडक्ट, स्क्वायर्स या रेसिप्रोकल अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहे हैं, प्रोडक्ट दिख रहा है, रेसिप्रोकल दिख रहा है या स्क्वायर्स दिख रहा है, इसका मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये गारंटी है। और उसमें आपको एक ही वेरिएबल लेना पड़ता है, और लीनियर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लीनियर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल, दो
वेरिएबल अज्यूम करने पड़ते हैं एक्स एंड वाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। और धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे हमको पता चलता है कि वो लीनियर का है क्वाड्रेटिक का है। एक्चुअली में उसका कोई है भी नहीं। आप एक अगर एक क्वेश्चन है ना, उसको आप लीनियर से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल है भी नहीं, ठीक है। तो मैंने अभी ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से नोट करना, ये वाला, कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रोडक्ट, स्क्वायर्स या रेसिप्रोकल दिख रहा है, स्पेशली ये 3 वर्ड दिख रहे हैं, मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक का है, गारंटी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा मतलब आगे जाके। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए है, और एक वीडियो आएगा क्योंकि इससे काम नहीं बन रहा था, और बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स है जो करने हैं, एक बुक बना देना। और मेरा फोकस पूरा इक्वेशन सॉल्व करने में, इक्वेशन बनाने में रहेगा। सॉल्व तुम करके मुझे आंसर बता देना नीचे कमेंट में। और जो भी क्वेश्चन लिए टेक्स्ट बुक के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि सॉल्व करना नहीं आएगा। अगर नहीं भी आया तो आपके पास डाइजेस्ट गाइड या आपके पास नोट्स होंगे, वहां पे देख लेना। मेरा पूरा फोकस इक्वेशन को फ्रेम करने में रहेगा, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे का सॉल्व आप कर लोगे, गारंटी। कमेंट में बता दो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बोलो यस कर दोगे यार। हाँ चलो, ओहो क्या बात है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। ठीक है, मोर देन, ओहो, मोर देन समझ जाओ, हाँ। फाइन लेंथ एंड ब्रेथ। अभी देखो ये कौन सा वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर की क्वाड्रेटिक, इतना तो दिमाग हमारे पास होना चाहिए। इट इज लीनियर, क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ दो चीज आई है, दो वेरिएबल लेने का पूरा चांसेस है। आप इस क्वेश्चन को सच बोलू आप उसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो शायद से, पता नहीं। हाँ बट अभी फिलहाल हम लोग इसको लीनियर से ही करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है ना, कि दो वेरिएबल होते हैं और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ होता है, बरोबर। इसका लेंथ और ब्रेथ होता है, तो लेंथ और ब्रेथ अच्छा है ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पूरा फोकस, ये लेंथ है ना, तो लेंथ को x सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ब्रेथ को y सेंटीमीटर ले लेते हैं। ज्यादा किचकिच नहीं करेंगे हम लोग लाइफ में, ठीक है। ओके, ये लिखने का काम प्लीज आप कर लेना, मेरा पूरा फोकस सिर्फ फ्रेम करने में है। तो पहले इसको देखो, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो, पहले तो हमने चलो लेट ले लिया कि जो हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो x सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो y सेंटीमीटर लिया है। तो ये क्या बोल रहा है, पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, पेरीमीटर हमको दिया है 40 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये पता होना चाहिए, नहीं तो तुम गए काम से, ठीक है। तो ये पहला हमारा इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ये तो हमने डिसाइड कर लिया है, तो दो इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में कभी भी एक ही मिलता है, बट लीनियर में दो इक्वेशन मिलते हैं, और उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से फिर x और y की वैल्यू निकालते हैं, बरोबर। और अगर क्वाड्रेटिक का होता तो एक ही इक्वेशन मिलता, एंड फैक्टराइजेशन मेथड से वो सॉल्व होता। तो पहला इक्वेशन तो पेरीमीटर से ही मिलेगा। वी नो दैट पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, अगर आपको नहीं पता हो तो। लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का स्पेशली फॉर्मूला होता है, टू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, और ब्रैकेट नहीं लगाया तो तुम्हारा काम कब तमाम हो जाएगा। क्योंकि देखो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो आप लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ करो। आप करोगे ना तो लेंथ प्लस ब्रेथ, सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो एल एल क्या हो जाएगा, 2l, b प्लस बी हो जाएगा 2b, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो l प्लस बी, इसलिए ये फॉर्मूला बना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया कैसे फॉर्मूला बना। हाँ अभी यहाँ पे देखो, पेरीमीटर दिया है 40, ठीक है, 2, और लेंथ का हमारा है x, और ब्रेथ है हमारे पास y। ब्रैकेट जरूर लगाना, ये 2 को अंदर भेजने से अच्छा इधर भेज दो। तो यहाँ पे ये 40 डिवाइड बाय 2 हो गया, दैट इज x प्लस वाई। पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल रहा है, ये 20 हो गया। सो देयरफॉर द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर 1 जाला रे जाला, ठीक है। बहुत बच्चे ये बोलते हैं क्या हम लोग इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है, तो आप कर सकते हो बिंदास, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो ये पहला हमने यूज कर लिया। अब क्या बोला, ये अच्छा है, ये वाला आपको लिखना आ गया ना, तो आप मतलब बेसिक लेवल तक बहुत अच्छा हो चुका है आपका। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ। ओहो वाह, व्हाट अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा, पहले मुझे पता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है x, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन, मोर मतलब प्लस, ठीक है, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं तो देखो, जब भी ऐसा आया, मैंने क्या बोला था, मोर देन होता है ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, तो मैंने स्पेस छोड़ा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन, डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। इसका मतलब आपको क्या करना है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है। वैसे तो आप डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ कर लो। डबल इट्स ब्रेथ मतलब अगर ब्रेथ वाई है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, बाय 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो लेंथ है ना, वो क्या है, वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है, कितना ज्यादा है, से ज्यादा है। तो वो ज्यादा है डबल इट्स ब्रेथ बाय 2 से। मतलब जब हम ब्रेथ को डबल करेंगे और उसमें हम 2 को ऐड करेंगे, तब जाके वो लेंथ मिलेगा। ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है। तो क्या करने का, कभी भी टुकड़े टुकड़े में पढ़ के लिखने का। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, देखो डबल इट्स ब्रेथ किया बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। रे साला, अभी हम इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम एक्स और वाई को साथ में लेंगे। तो एक्स ये प्लस उधर गया तो -2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, हो गया। अभी मैं एक करके दिखा देती हूँ, ज्यादा तो नहीं दिखाऊंगी। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोइफिशिएंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, और इनकी साइन सेम है, साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन। मुझे ये समझा ना, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, ब्रेथ को डबल करो और फिर 2 से ऐड करो बाय 2, बाय 2 मतलब कि 2 से प्लस हो रहा है, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, और यहाँ पे लिखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 है। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको पता है ना, साइन सबकी चेंज हो जाती है। तो ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस और प्लस प्लस होता है, तो ये 3y हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 3 मतलब 6 आ जाएगा। तो मतलब ब्रेथ हमको 6 मिल गया है। आप यही वैल्यू किसी x में पुट कर देना, इधर पुट कर लो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई मतलब 6 इज इक्वल्स टू 20। तो x इज इक्वल्स टू 20, ये प्लस 6 उधर गया तो -6, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40। देखो हो गया, आंसर आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अभी ये लास्ट में सेंटेंस भी लिख लेना। और ये देखो, यहाँ पे ये कंडीशन है, मतलब ऑलरेडी हमने फर्स्ट कंडीशन पेरीमीटर का यूज किया, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2 करके हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। चलो आ जाते हैं सेकंड वन, क्या दिया है, अच्छे से पढ़ना। देखो कॉन्जिकेटिव इवन नेचुरल नंबर आया है, तो बोलना मत अभी मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने सब बताया भाई कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी लिस्ट दे के रखी है। क्या बोला इधर, और देखो एक और चीज आपने नोटिस की, अगर स्क्वायर आया है अगर क्वेश्चन में, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। पता चल रहा है ना, यानी कि एक ही इक्वेशन बनेगा, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। इसका मतलब यार ये क्या है, बहुत ही दुविधा दे रहा है। एक्चुअली में क्या बोला है, इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो, किधर देख रहे हो, इधर देखो, हाँ देखो, सम मतलब प्लस, सम ऑफ। भी देखो जब सम होता है तो दो लोगों के बीच में होता है, जब प्लस होता है तो दो लोगों के बीच में होता है, पता है ना। तो सम ऑफ भाई कौन, तो सम ऑफ व्हाट भाई, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ। ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, तो स्क्वायर्स लगा दिया मैंने भाई पहले ही, हाँ। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब जो दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स है वो इस अंदर आने वाले हैं, जिनको अभी हम तक, जिनको अभी तक हमने लेट लिया नहीं है, तो लेंगे, रुको। तो लेकिन पढ़ो समझो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। तो वो जो दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स है वो कौन से है बताओ, जिनका हम क्या करेंगे, जिनको स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। कौन है वो, पहले लेट कैसे लेते वो तो सीख लो। इसका लेट लेना आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, दो ही लेने हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि इवन नंबर्स में क्या होता है ना, दो दो का गैप होता है। अगर पहला इवन नंबर है 2 तो उसके तुरंत बाद वाला इवन नंबर होगा 4, बरोबर। और तो ये 2 4 हो गए हमारे कॉन्जिगेटिव, दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, जैसे 10 12, 10 और 12 ये हमारे दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि ये इवन नंबर है, एक के बाद मतलब 10 के बाद 12 ही आता है ना, ऐसा। तो ये कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स है। तो अगर हमने क्या लिया,
अगर हम पहला नंबर हमारा x लिया है, अगर पहला इवन नेचुरल नंबर हमने x लिया है, तो इस तुरंत बाद वाला इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा पता है? x+2 होगा। तो ये हो गए हमारे दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप बोलोगे ये कैसे टीचर? देखो, अगर हमारा पहला नंबर अगर 10 है, तो इसके तुरंत बाद वाला नंबर क्या होगा? जो इवन होना चाहिए और इसके बाद आना चाहिए तुरंत, वो 12 होगा। यानी कि अगर हम लोग 10 में +2 करेंगे तो 12 मिलता है। अगर हमारा पहला नंबर 8 है, तो इसके तुरंत बाद वाला इवन नेचुरल नंबर कौन होगा? 10 होगा। यानी कि 8 में +2 करोगे तो 10 आ रहा है। तो अगर हमने पहला नंबर हमारा x लिया है, इवन नंबर, तो इसके तुरंत बाद वाला इवन नंबर क्या होगा? तो x में +2 करो, तो x+2 2x नहीं हो जाता, हाँ, वो मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस है, तो x में अगर +2 करोगे तो x+2 ही मिलेगा। तो ये हमारे दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ कंडीशन दिया है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेंगे कि लेट द टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर बी, ऐसा कुछ। तो लेट द टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर बी x एंड x+2, x+2, ठीक है, x+2। तो इनके बारे में कुछ कंडीशन दिया हुआ है, एक ही तो कंडीशन है, एक ही बनेगा इक्वेशन। सामने से दिख रहा है कि एक ही कंडीशन दिया है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक का ही है वर्ड प्रॉब्लम। तो बस इधर देखो, सम मतलब दो लोगों के बीच में सम होता है, हाँ? तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, तो मैंने स्क्वायर्स भी लगा दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर क्या है हमारा? एक है x और एक है x+2, तो इसको इसके अंदर डाल दो। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज मतलब हमेशा याद रखना इक्वल टू इज 244। डन। फाइंड द नंबर्स। वो दो नंबर्स कौन है बताओ अभी? मतलब ये दोनों नंबर्स कौन है? तो x की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे x की वैल्यू मिल जाएगी, पहला नंबर इवन नंबर मिल जाएगा, उसके तुरंत बाद वाला इवन नंबर कौन होगा? तो उसमें +2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ये तो x² ही रहेगा, इसको ओपन करने के लिए हमको सारा लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा a + b द होल स्क्वायर का। तो दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b² का। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये a का रोल कौन निभाएगा? x, तो x² + 2 इंटू a इंटू b, ओके, मतलब 2 इंटू x इंटू 2 और प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो x² प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, तो 4x और प्लस ये हो जाएगा 4। तो ये पता ही होगा इसको कैसे ओपन करते हैं। तो ये हो गया x² प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244। जब भी पावर 2 दिख जाता है ना, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो राइट टर्म्स x² प्लस x² 2x² प्लस 4x प्लस 4, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 244 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x² प्लस 4x, ये सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, अगर आप माइनस करोगे तो 240 आएगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इज इक्वल्स टू 0। ये देखो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जैसे कैसे पता चलता है? क्योंकि ये देखो 2 और ये 4 है और ये 240 है, ये तीनों नंबर 2 के टेबल में जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? डिवाइडिंग बोथ द साइड करने का, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 0 जा। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 2, और ये 2 0 डिवाइड बाय 2 तो हमारा 0 ही होगा। ये देखो, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी एलिमिनेशन मेथड नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। और x की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, बरोबर ना? तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू आती है उसको एक्सेप्ट करो। तो पहला नंबर हमको x मिल जाएगा, उसके तुरंत बाद वाला जो इवन नेचुरल नंबर होगा उसमें +2 करना, तो हमारे दो कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स मिल जाएगी। जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर करो। ओके, मुझे लगता है आपको दिक्कत सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करने में होती है, तो उसका मैं मदद आपको पूरा करना चाहती हूँ। आगे का सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो बता दो। चलो, ये मैंने एक्स्ट्रा मतलब कि 2 2 बार आ गया था इधर, तो इसको हम लोग हाँ, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, 2 पेज आ गया। अब आ जाते हैं थोड़ा फादर सन्स। मेरे को पता ही आता है, बट सुन लो, कर लो, थोड़े इजी लेवल से बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है। हाँ, तो क्या दिया है? द सम, और अगर फादर और सन की जोड़ी आ रही है, इसका मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन का हुआ ना क्वेश्चन। कैसे टीचर, कैसे पता चल गया? अरे सुनो, दो लोग है, फादर सन, ओके, और यहाँ पे दो दो कंडीशंस भी दिया है। ये देखो,
दो कंडीशंस है ना, मतलब वो लीनियर का हुआ ना, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, ये पहला कंडीशन दिख रहा है। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द सन एज, ये दूसरा कंडीशन है। दो कंडीशन क्यों दिया, यानी कि दो इक्वेशन बनेगा, मतलब दो इक्वेशन बनेगा, मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन बन रहा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है ऐसा। तो हम लोग करेंगे, लेट ले लेते हैं फादर, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of the father and add it to the son age the sum becomes 95. Find their present ages. So let the present ages of father and her son, sorry, and his son, her कहाँ से आया, मेरी इंग्लिश देखो। Let the father's present age, और कोशिश करो कि बड़ा वाला जो रहता है ना, मतलब फादर ऑब्वियसली बड़े रहेंगे, तो उनका एज हम लोग एक्स पहले लेंगे, मतलब एक्स ले लेते हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, प्लीज आप ईयर्स वगैरह लिख के रखो। रुपीज वाले क्वेश्चंस आते हैं अगर, तो उसमें रुपीज लिखा करो, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर एंड हिज सन्स एज बी वाई ईयर, ठीक है। अब दो इक्वेशन हम लोग को फ्रेम करना है, तो चलो रेडी हो गए। और सामने से दिख रहा है, यहां से लगा के यहां तक पहला इक्वेशन बनेगा, यहां से दूसरा इक्वेशन बनेगा। सो देयरफॉर अगर हम लोग बाय फर्स्ट कंडीशन अगर देखेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो फिर से देखो, सम आया मतलब प्लस, और प्लस कोई एक के बीच में नहीं होता है, दो लोगों के बीच में होता है। तो यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, इक्वल टू यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, है ना, सिंपल लॉजिक है भाई। तो बहुत ही इजी होता है ये सब। तो यहाँ पे बोला है सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। वाह, इतना इजी था भाई, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना इजी होता है ये सब। देखो सम दो लोगों के बीच में होता है, तो सम किसका लेना है भाई, द सम ऑफ फादर्स एज, एक्स है ना, तो सम ऑफ फादर्स एज एंड मतलब आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सन का एज y है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y बन जाएगा। तो देखो सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज मतलब इक्वल टू इज 70, मतलब फादर का एज और उसके सन के एज को डबल करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 70 मिलेगा, ऐसा कुछ बताना चाहता है ये कंडीशन। ओके, ऐसा हुआ, बहुत ही इजी था ये तो। यानी कि द फादर्स एज, द सम ऑफ, सॉरी सम मतलब प्लस, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। हो गया इक्वेशन नंबर 1। कुछ प्रॉब्लम, नो, इजी, वेरी इजी। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकेंड कंडीशन बोलता है इफ वी अगर हम, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, ओके, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर कर दिया, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो, ओके। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू हिज सन एज, अगर हम फादर के एज को डबल करके उसको सन के एज में ऐड कर देते जबरदस्ती, ठीक है, अगर हमने फादर के एज को डबल कर दिया फिर उसको ऐड कर दिया सन के एज में, तो देन द सम इज 35। देन द सम इज 35 मतलब कि वो जो सम होगा ना, वो जो टोटल होगा ना, वो जो सम होगा ना, वो जो टोटल होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, 90, सॉरी 35 नहीं, 95 के इक्वल होगा। ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ो ना, इतना इजी क्वेश्चन तो भाई बहुत इजी है ये तो। ओके, फिर से पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन समझाना, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर हम फादर के एज को डबल कर देते, कर दिया, एंड एड इट टू हिज सन एज, और उसके बाद क्या करते हैं हम, जब डबल किया उसके बाद क्या करना है, उसको ऐड कर दो सन के एज से, तो सन के एज से ऐड कर दिया, तो वो जो सम होगा ना, देन वो जो सम होगा ना, द सम इज 95। सम मतलब वो जो एडिशन होगा ना, वो कितना होगा, 95 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द सन एज, सन के एज में उसको ऐड कर देते हैं, तो वो जो सम है ना वो 95 मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और आपको आंसर x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे पहले आपको कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो x का सेम करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप y का भी सेम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 4y एंड 70 इंटू 2 140, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो x के, ये अभी छोड़ दो, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट सेम हो गया और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 140 बड़ा दिख रहा है तो इसको ऊपर लिख देते, तो 3 माइनस 2 करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ठीक है, वैसे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, चलता है।
या इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, चलता है, मतलब ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको पता ही है कि साइन चेंज हो जाता है सबका, माइनस माइनस, ये प्लस में, ये भी माइनस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो 140 में से आप 95 को निकालोगे तो ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 13, तो ये हो गया 5। ओके, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 45। ठीक है, अभी यहाँ पे 4y में से ये साइन मत देखो, अभी y की साइन चेंज हो गई है, 4y में से y गया तो 3y बचेगा, तो y इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3 करो, तो y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 15 y कौन था बेटा, सन था ना, तो सन का एज 15 साल मिल गया है। यही y की वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हो, और आप इसके फादर का एज निकालो और लास्ट में ईयर लिखना और सेंटेंस लिखना भूलना मत। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये भी लीनियर का ही होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो 2 डिजिट नंबर होते हैं ना, उसमें होता है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। ओके, तो आप इसको टू डिजिट नंबर वाले को आप लीनियर से ही सॉल्व करो, और वैसे भी 2 कंडीशन दी रहती है तो समझ जाओ कि ये लीनियर का ही है। 2 कंडीशन दी है कि नहीं दी है कैसे पता चलेगा, देखो, a 2 digit number and the number with the digit interchange add up to 143, ये पहला कंडीशन है। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ये देखो, ये दूसरा कंडीशन है। मतलब 2 इक्वेशंस बनेंगे और 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस, मतलब समझ में आ रहा है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब इधर दिक्कत क्या होता है, देखो, सॉरी, खांसी वासी आज बहुत है, तो आज मैं अभी ब्रेक नहीं ले सकती, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और एक्चुअली में इसमें नंबर वाले में ना दिक्कत क्या होता है ना, बच्चों को है ना, ये पता नहीं चलता है कि जब ऐसे 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, या 3 डिजिट वाला नंबर भी हमारे सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है ना कि जो नंबर है ना उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना रहता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे लिखना है 58, 58 को मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख के दिखाओ, जैसे कि ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस होता है ना, तो हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो हमारा टेंस प्लेस में जो डिजिट है ना, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस लिखते हैं, और जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि टेंस मतलब 10 और यूनिट मतलब यूनिटी मतलब एकता मतलब 1, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 5 10 जा 50, 8 1 जा 8, तो 58 का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया 50 प्लस 8। ओके, तो वैसे ही अगर मैं बोलूं 32 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखो, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 2। तो वैसे ही अगर मैंने बोला कि अगर मैंने यूनिट प्लेस में इसको देखना, ध्यान से सुनो, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस। अगर मैंने बोला कि मैं यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो ले रही हूँ y, टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको मैंने x लिया है, तो जो नंबर होगा वो एक्स वाई नहीं होगा, उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और वो एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, जैसे अगर 58 का एक्सपांडेड फॉर्म है 50 प्लस 8, 32 का एक्सपांडेड फॉर्म है 30 प्लस 2, एक्स और वाई, अगर मैंने बोला कि जो हमारा नंबर है यूनिट प्लेस में अगर वाई है, टेंस प्लेस में अगर एक्स है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म, देयरफॉर द नंबर विल बी व्हाट, नंबर क्या होगा हमारा, एक्स वाई नहीं होगा, हम इसको भी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो टेंस प्लेस में जो डिजिट होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करने का, प्लस डालने का, यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा यानी कि वाई उसको 1 से मल्टीप्लाई करने का, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 10x मतलब 10x प्लस वाई इंटू 1 मतलब y, तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा 10x प्लस वाई। और 10x प्लस वाई आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक टर्म्स थोड़ी ना है, ऐसा। तो ये याद रखो कि जब भी डिजिट वाले ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो हमको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो जो हमारा लेट ले लेते हैं कि देखो, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, तो लेट ले लेते हैं कि जो टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो x ले लेते हैं, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो y ले लेते हैं। आप लेने के लिए कुछ भी लो, चलता है, हाँ? कोई टेंशन मत लो। एक्चुअली में ये हमारे एक्टिविटी फॉर्म में है ये बुक में, बट मैं इसको पूरा करा रही हूँ, अपने मर्जी से करा रही हूँ, ठीक है, अपने ओन वे में। तो लेट, जो हमारा टेंस प्लेस में जो टेंस प्लेस है उसमें जो डिजिट है वो हमने x लिया है, और जो यूनिट प्लेस है उसमें जो हमने डिजिट लिया है वो क्या लिया है, y लिया है, ठीक है। सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर विल बी व्हाट, एक्स वाई नहीं लिख सकते, सॉरी, ये गलत होता है। तो देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने का, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज एक्स वाई, ये गलत है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर विल बी, तो टेंस प्लेस में जो डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने का यानी कि 10x, ओके, प्लस लिखने का बीच में, जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने का, 1 इंटू वाई मतलब y, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। कभी भी ऐसे डिजिट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें क्या करो, जो ओरिजिनल नंबर है और जो उसके डिजिट को रिवर्स करके जो नया नंबर मिलेगा वो नंबर पहले ही निकाल के रख दो, उसके बाद कंडीशन पे जाओ। मैं तो कंडीशन दे ही नहीं रही हूँ,
मैं पहले क्या करूंगी, जो ओरिजिनल नंबर है वो निकाल के रख दिया। उसके बाद है ना, इन लोग क्या बोलते हैं कि डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद एक नया नंबर भी मिलने वाला है। जैसे कि देखो 32 है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, लेकिन जब हम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो टेंस प्लेस में आ जाएगा, और टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस में आ जाएगा, तो एक नया नंबर का जन्म होता है। तो हमको क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर है और जो ये नया नंबर है, उन दोनों को पहले ही निकाल के रखना है, क्योंकि उनके बीच में कंडीशन दिया है उधर। तो वो कंडीशन को पढ़ने से पहले नंबर की व्यवस्था करके तो रख देना, ऐसा सोचो ना। अभी हम क्या करेंगे, नया नंबर निकालते हैं। देखो ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है, इसके यूनिट प्लेस में y है और टेंस प्लेस में x है। तो जो नया नंबर होगा उसमें क्या होगा कि जो जो हमारा यूनिट प्लेस में है ना वो टेंस प्लेस में आ जाएगा डिजिट, और जो टेंस प्लेस में है वो यूनिट प्लेस में चला जाएगा। सो देयरफॉर अभी हम क्या बोलेंगे, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, सो देन द न्यू नंबर इज, ठीक है। अब हमको इंटरेस्ट है न्यू नंबर में, और न्यू नंबर को भी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, ऐसे नहीं लिख सकते देयरफॉर द न्यू नंबर इज yx, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो द न्यू नंबर विल बी व्हाट, तो मैंने क्या बताया था कि जो टेंस प्लेस में, देखो ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, तो जो टेंस प्लेस में, मैं तुमको सिंपल बताऊं, जिधर x है ना उधर y लिख दो, और जिधर y है उधर x लिख दो, तो न्यू नंबर मिल जाएगा। और फिर भी एक बात देख लो, जो टेंस प्लेस में जो डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि 10 इंटू वाई वाई, प्लस जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि हो गया। तो ये हमारा न्यू नंबर है, ठीक है। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे भाई, अब हम कंडीशंस लिखेंगे, अब हम कंडीशंस लिखेंगे, हाँ जी चलो। अब आते हैं ना बिड़ूटा, चलो बाय फर्स्ट कंडीशन, अब आएगा ना मजा। चलो देखो, अ टू डिजिट नंबर, ये यहाँ इसकी बात हो रही है, अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विद द डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143, मतलब जो हमारा टू डिजिट नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, जो हमारा टू डिजिट नंबर है, एंड जो नंबर डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला, उन दोनों को अगर हम ऐड अप करते हैं, ऐड मतलब प्लस ना, ऐड अप टू 143, मतलब जो हमारा टू डिजिट नंबर है, यानी कि इसकी बात हो रही है, एंड जो हमारा डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो हमको नंबर मिला, यानी कि ये, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दे ऐड अप 143, ये रहा पहला कंडीशन, डन, बस इतना इजी। अरे हाँ, तुमको क्या लगा हार्ड होता है क्या, अरे तुम गैलेक्सी मिस से पढ़ रहे हो, तुमको इजी बनवा के छोड़ूंगी मैं, ठीक है। तो जो टू डिजिट नंबर है एंड जो डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिला, ठीक है, देख लो, आप पढ़ लो भाई, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मैं कितना पढ़ू भाई, तुम पढ़ो। हाँ, द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143, ठीक है। 143 आ रहा है ना दिमाग में, 143 का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ, ये हम लोग ने भी सब खेला हुआ है खेल, हाँ हाँ। तो देखो, ये हमारा टू डिजिट नंबर है, और ये हमारा डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिला है वो, ये दोनों को ऐड करते हैं, ऐड अप टू 143, डन। अभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, 10x प्लस एक्स 11 हो गया ना, 10 प्लस 1 यानी कि 11, और ये 10y प्लस 10y क्या होता है, 11y इज इक्वल टू 143, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, देखो लीनियर इक्वेशन मिल गया, बट याद रखो ये है ना रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि कैसे पता चला 11 और 143 वे तीनों एक ही टेबल में जाते हैं, 11 के टेबल में, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 11 कर सकते हैं, ठीक है। ये 11 11 कैंसिल, ये 11 11 कैंसिल, 11 वन जा और 11 13 जा आई थिंक होता है ना, 11 इंटू 13 करना जरा, ये 3301, हाँ हाँ 143 होता है, बरोबर, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिस तुमको परफेक्ट बना देगा, टेंशन मत लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 आला रे आला, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन क्लियर ना, अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन तो इससे भी ज्यादा इजी है, तो सेकंड कंडीशन का ध्यान देना, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इधर से इधर तक है, इन द गिवन नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर ही है, इन द गिवन नंबर, याद रखना, ये देखो ये हमारा जो गिवन नंबर था ना मेन, उसमें यूनिट प्लेस में y है और टेंस प्लेस में x है, ठीक है, ये हमारा, हाँ तो क्या बोला, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। देखो मोर देन लेस देन आता है तो मैंने बोला था स्पेस छोड़ना, तो देखो क्या बोला है, इन गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो y है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज मतलब इक्वल टू इज, स्पेस छोड़ दो, 3 मोर देन, मतलब 3 मोर है,
3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है वो बाद में लिखा हुआ होता है थोड़ा, ठीक है। तो द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो डिजिट इन द टेंस प्लेस जो है ना वो खाली जगह पे लिखना है, तो डिजिट इन द टेंस प्लेस जो है वो x है, तो इधर x आएगा। तो ये देखो, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, 3 मोर है किससे, द डिजिट इन द टेंस प्लेस यानी कि y से, सॉरी x से, ठीक है ऐसा। तो प्रैक्टिस विल परफेक्ट यू, ठीक है। तो द डिजिट इन द यूनिट प्लेस में जो डिजिट है याद रखना वो x है, सॉरी y है, ओरिजिनल नंबर की बात होती है इसमें सब, ठीक है। तो द इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है वो तो कर लेगी। अब एक्स वाई को अलग कर दो, मतलब कि इधर हम लोग को जमाना पड़ेगा इसको, तो आप चाहो तो एक्स को इधर शिफ्ट कर दो या फिर वाई को उधर शिफ्ट कर दो। देखो आपके टेक्स्ट बुक में शायद एक्टिविटी अलग फॉर्म में दिया होगा, मुझे पता भी नहीं है कि उन लोग ने यूनिट वाले को क्या लिया था, टेंस वाले को क्या लिया था, मुझे नहीं पता है, मैं अपने ओन में करवा रही हूँ। तो प्लस एक्स इधर आ गया तो माइनस एक्स, और ये प्लस वाई इधर ही रहने दो, और इज इक्वल टू ये 3 भी इधर ही रहने दो। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और यहाँ पे ये दोनों को ऐड ही करना है, टीचर बोल रही हूँ, ये दोनों को ऐड ही करना है, क्योंकि देखो ये x और x ये दोनों की साइन अलग है, जब साइन अलग होती है तो एडिशन होता है, तो एडिशन करोगे ना तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 13 प्लस 3 हो जाएगा 16। तो y इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 करोगे तो y इज इक्वल्स टू 8 आने वाला है, 8। तो y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो 8 इधर पुट कर दोगे तो ये x इज इक्वल्स टू, ये 8 प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8, 13 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 5, एक्स 5 आ गया। इसका मतलब एक्स 5 और यूनिट, एक्स 5 मतलब टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो 5 है, और यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो एक्स, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 8 है, तो 58 नंबर होगा। आप चाहो तो इधर पुट कर दो, ओरिजिनल नंबर है ना, तो इसमें पुट करो 10, एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स की वैल्यू मिली 5, और प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 प्लस 8, तो यानी कि 58 इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और इसके डिजिट को अगर इंटरचेंज कर देगी तो 85 मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो देखो 143 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका भी होता है, क्योंकि बोला था जो ओरिजिनल नंबर है और जो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 143 मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है इसका मतलब हम लोग एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये 13 हो गया, ये हो गया 9, और हाँ बरोबर मिल रहा है, मतलब हम एकदम सही चल रहे हैं और सही आंसर आया, ठीक है। ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका है कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। अभी कभी भी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन भी एक बोर्ड एग्जाम में आया था, आई नो ये टेक्स्ट बुक का ही है, पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है इसमें। इसमें एक्चुअली में क्या दिया है ना, एक फ्यूचर कंडीशन दिया हुआ है, फ्यूचर, देखो मैं बताती हूँ क्या दिया है। अब पहले तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला क्वेश्चन है, तो सच बोलूं ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो लोग होते हैं, और इधर भी दो कंडीशन दिया है, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ये पहली कंडीशन। फिर बोला है द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, तो ये दो कंडीशंस है, इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, तो लेट अस टेक की जो न्यूमरेटर है वो हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग ले लेते हैं y। सो लेट, तो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, ठीक है। हमको वो फ्रैक्शन ही फाइंड करना, बट अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे बाय, मैं पहले लिख देती हूँ फर्स्ट कंडीशन, इसका फर्स्ट कंडीशन तो इजी है, सेकंड कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो एक बार देखते हैं इसको क्या बोला है हमको। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, ओके, देखो पढ़ते हो लिखो, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन यानी कि y है ना डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, देखो फिर से 4 मोर देन आया, तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसे 4 मोर देन 5 लेस देन जो भी होता है तो थोड़ा जगह छोड़ के लिखने का, ओके, जगह छोड़ने का। तो क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, 4 मोर है, जगह छोड़ो भाई, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, मोर है किससे, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, किसको, न्यूमरेटर को। तो द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर,
तो डिनोमिनेटर जो है वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे, उसके न्यूमरेटर के डबल से, ठीक है, डबल से। यहाँ पे देखो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर बोला है, तो ये जो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर है ना, वो जो जगह खाली है ना वहां पे लिखना था, ठीक है। तो वंस मोर टीचर प्लीज एक बार और बता दो, ठीक है, पढ़ने का और लिखने का, बस और कुछ नहीं। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, थोड़ा जगह छोड़ो, क्योंकि जगह क्यों छोड़ने बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही एडवाइस दिया है कि जब ऐसे 4 मोर देन 3 लेस देन होता है तो जगह छोड़ने का। तो द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, 4 मोर देन, किससे मोर, ट्वाइस, ट्वाइस मींस 2 से मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी कि 2x, हो गया। और अभी हम इसको फ्रेम अच्छे से फ्रेम कर देंगे, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो इसको इधर शिफ्ट कर दो और ये इधर लाओ, मतलब ये कंप्लीटली चलता है, वो इधर उधर। तो क्या करती हूँ, तो काम करती हूँ, इसको इधर ही रहने दो, 2x इधर ही रहने दो, ये प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई, और ये +4 इधर आ गया तो -4। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज, देयरफॉर इसको ट्विस्ट कर दो, मतलब दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन। बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। क्या बोला है, द डिनोमिनेटर यानी कि y बिकम्स, बिकम्स मतलब बनेगा, बना नहीं है, ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि द डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ऐसा नहीं लिखा है, ये गलत है, सॉरी। इन लोग बोल रहे हैं द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बनेगा। कब बनेगा, अगर इफ हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, अगर रिड्यूस मतलब कम कर देना, सबट्रैक्ट कर देना, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर, हाँ, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या बनेगा, 12 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ये तो मैंने बताया था, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बनेगा, बनेगा जब हम अपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से रिड्यूस कर देंगे, 6 से कम कर देंगे, उसमें 6 सबट्रैक्ट कर देंगे, तब ये होगा, तब ये होगा ना, ये तो बाद में होगा ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर देते हैं, उसके लिए लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि क्या करेंगे, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर होगा, तो होगा ये जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर देंगे। तो एक काम करते हैं, अभी तक हुआ तो नहीं है ये, हम पहले अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर लेते हैं। तो जब हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करना मतलब उनमें माइनस करना, क्या 6 माइनस करना, तो एक नया न्यूमरेटर एक नया डिनोमिनेटर मिलेगा। तो अगर हम अपने न्यूमरेटर में 6 को रिड्यूस कर देंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 6, और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 6 रिड्यूस कर देंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 6, ओके। तो हमने क्या किया, अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर दिया, उसमें 6 माइनस कर दिया, अब हो जाएगा क्या कि द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये जो नया और ये जो नया न्यूमरेटर है और जो नया डिनोमिनेटर है उनके साथ कंडीशन को लिखना है, पुराने वालों के साथ नहीं लिखना है, पुराने वालों के साथ लिखना होता तो कब का लिख दिया होता, है ना। तो द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर देख लो, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ वी रिड्यूस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो ऐसे भी लिख सकते थे, देखो ऐसे भी लिख सकते थे कि जो डिनोमिनेटर है ना दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बनेगा, कब बनेगा, जब हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर देंगे तब जाके ये होगा, ठीक है। तो देखो हमने अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर दिया, तो अब तो ये हो सकता है ना, अब क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो ये हो गया कंडीशन, ये हो गया डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर रिड्यूस बाय 6, तो 6 से रिड्यूस करके लिख दिया, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करो, तो ये y माइनस 6 है इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है इधर, 12 इंटू एक्स 12x हो गया, एंड 12 सिक्स कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। x और y को एक तरफ ले लो, नंबर नंबर को एक तरफ ले लो, ठीक है। तो ये 12x को इधर ही रहने दो, ये प्लस y उधर गया तो माइनस y, ये -6 को इधर ही रहने दो, ये -72 उधर गया तो +72,
इन दोनों को माइनस प्लस होता है माइनस, 72 में से 6 निकालोगे तो 66 इज इक्वल टू 12x माइनस वाई। सो देयरफॉर 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 66। ये रहा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो दो लीनियर इक्वेशन है आपके सामने, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू क्या है, जल्दी से आगे का प्रोसेस अभी सॉल्व करो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर दो, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आया, ये एक्स्ट्रा क्यों आया भाई, कोई बात नहीं, रुको हटाती हूँ इसको। ओहो वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। देखो एक तो इधर प्रोडक्ट आ गया, जैसे ही प्रोडक्ट आ गया समझ जाओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। और इधर ज्यादा कंडीशन भी नहीं दिया है, एक ही कंडीशन दिया है, एक कंडीशन दिया है मतलब क्वाड्रेटिक ही होगा। क्या बोला है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 year ago and 3 year hence is 84, find her present age। और एक ही तो है भाई, प्रगति तो है, तो ले लेते हैं कि जो प्रगति है, देखो जो प्रगति है, ये तो बहुत इजी, आई नो दैट, बट ठीक है ना, थोड़े हल्के क्वेश्चन भी लेने चाहिए, क्योंकि हम क्या होता है ना, हम इतने घुस जाते हैं वो हार्ड क्वेश्चन में कि कभी कभी हमारा चांसेस होता है कि हम बेसिक में मिस्टेक कर लेते हैं, तो बेसिक भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, तो लेट प्रगतिस प्रेजेंट एज हम लोग ले लेते हैं बी व्हाट एक्स ईयर, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है कि बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, एक ही तो कंडीशन गिवन है, तो गिवन कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट भी दो लोगों के बीच में होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 year ago and 3 year hence is 84। मतलब प्रोडक्ट लेना है, किसका प्रोडक्ट लेना है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 year ago, 2 year ago मतलब जो वो 2 साल पहले थी या थी पास्ट, एंड हेंस 3 years, 3 years हेंस मतलब जो वो 3 साल बाद होने वाली है उसकी एज, तो 2 साल पहले जो उसकी एज थी और 3 साल बाद जो उसकी एज होने वाली है, उन दोनों का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 84 होगा, ऐसा उन लोग ने बोला है। ठीक है, तो ये पढ़ने का भाई, पढ़ोगे तो ही समझेगा, ऐसे थोड़ी ना है। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 year ago, देखो आज उसका एज एक्स है, 2 साल पहले प्रगति कितने साल की थी, अब आज आपका एज क्या है बताओ, एज क्या हो जरा कमेंट में बताओ, 2 साल पहले आप कितने एज के थे, -2 कर रहे हो ना, -2 कर रहे हो, तो वैसे अगर आज प्रगति एक्स साल की है तो 2 साल पहले वो कितने साल की थी, ऑब्वियसली एक्स -2 ईयर की थी, और 3 साल बाद वो कितने साल की होने वाली है, आज एक्स है तो 3 साल बाद वो उसमें +3 करोगे, तो 3 साल बाद वो x +3 ईयर की होने वाली है, एंड उन दोनों का जब प्रोडक्ट लोगे तो वो 84 के इक्वल आएगा, ये इन लोग ने बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 year ago and 3 year hence is 84। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये x वाला जो है वो पहले ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x, ब्रैकेट के अंदर x +3, ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है मैथमेटिक्स में, फिर ये -2 जो है -2 ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x +3 इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, तो ऐसे होता है कि ये x इंटू एक्स +3 -2 इंटू एक्स +3, फिर ये अंदर जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x -2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 84। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1x, ग्रेटर नंबर साइन प्लस प्लस, और ये -6 और ये इधर आ गया तो -84 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये 90 हो गया, राइट, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इज इक्वल्स टू 0। बस हो गया, अभी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही है ना, या फॉर्मूला मेथड, बट फैक्टराइजेशन बहुत इजी होता है। 90 है ना, तो 90 इंटू 190, दो नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आता है और जिसको माइनस करने पे 1 आता है, तो 10 और 9, और साइन होगा प्लस माइनस, ठीक है, ऐसा होगा। तो बस फैक्टर्स बनेंगे x +10, आप मैंने बीच के बहुत सारे स्टेप्स खा लिए वो देख लो, तो ऐसे हो जाएगा, तो x +10 इज इक्वल्स टू 0 और x -9 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -10 और x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 इज द आंसर, क्योंकि माइनस में नहीं ले सकते बिकॉज एज नेगेटिव नहीं होता है, तो प्रगति जो है वो 9 ईयर की है। जरा एक बार चेक करते हैं, अगर प्रगति अभी 9 साल की है तो 2 साल पहले वो 7 साल की थी और 3 साल बाद वो होने वाली है 9 10 11 12, और दोनों का प्रोडक्ट लो, 84 आना चाहिए था, हाँ आ रहा है, मतलब सही रे,
है ना, 12 7 84 ही होता है। ओ माय गॉड, दिस इज योर फेवरेट क्वेश्चन, आई नो दैट। या चलो आ जाओ, यहाँ पे आ गए ना, डिस्टेंट डिस्टेंट डिस्टेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली में इजी क्वेश्चन है। हमने खाली वो इसको थोड़ा टफ बना के रखा है, बट एक्चुअली में मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी अभी, देखना अच्छे से देखना। क्या बोला है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर। एक तो देखो, जब भी कोई यूनिट, अगर यूनिट किलोमीटर में है, मतलब अगर किसका यूनिट किलोमीटर में है, मतलब वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है, ठीक है। अगर किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आर है, इसका मतलब वो स्पीड है। और अगर आर है तो मतलब वो टाइम है ना। मतलब अगर किलोमीटर है किसी का यूनिट, मतलब वो डिस्टेंस हुआ ना। ऐसे सबके यूनिट से हम पता कर सकते हैं कि कौन है वो। Out of 1900 kilometer, Vishal travels some distance by bus and some distance by aeroplane. Bus travel with the average speed of 60 kilometer per hour, and the average speed of aeroplane is 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance travel by the bus. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो। हमको क्या बोला है, और दो है, दो लोग है, बस है, एरोप्लेन है, दो लोग है, दो वेहिकल्स है। मतलब ये दो कंडीशन को दो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चांसेस है पूरा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो मतलब कि जो फाइंड करना है उसको लेट लेना है, सिंपल। ओके, भले इधर बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, लेकिन हम लोग लेट भी ले लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस। देखो, एक स्पीड होता है, एक डिस्टेंस होता है और एक टाइम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, मतलब हम बस का स्पीड डिस्टेंस टाइम, एरोप्लेन का स्पीड डिस्टेंस टाइम सब निकाल के रख देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो क्या बोल, पहले तो लेट लेना पड़ेगा, डिस्टेंस को लेट लेना है, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो डिस्टेंस को लेट लेना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो फाइंड करना है उसी को लेट लेना रहता है। तो लेट ले लेते हैं कि जो बस है उससे हमारे विशाल ने x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो एरोप्लेन है, भले ये फाइंड ना करना हो बट लेना तो पड़ेगा भाई। क्या है, हाँ, एरोप्लेन की स्पेलिंग देख रही हूँ, थोड़ी कच्ची हूं मैं। तो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर, ठीक है। ओके, ओके, इतना ले लिया। अब और बार एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब टोटल जर्नी उसकी 1900 किलोमीटर की थी। तुमको बताओ इसका इक्वेशन कैसे बनता है, ये सीक्रेट किसी को बताना मत, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। ठीक है, क्या होता है ना कि जो टोटल दिया रहता है ना उसी के टुकड़े करके लिखने का। जैसे इन लोग ने क्या बोला कि 1900 किलोमीटर का उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये जो डिस्टेंस है उसने कोई बस से ट्रैवल किया होगा, कोई एरोप्लेन से ट्रैवल किया होगा। और बस से उसने एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, देखो लेट लिया है। और सॉरी, बस से उसने एक्स किलोमीटर और एरोप्लेन से उसने वाई किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये जो टोटल है उसको टुकड़े करके आप इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों को जब ऐड करोगे तो यही मिलेगा ना, टोटल ही मिलेगा ना। तो यहाँ से आपको आपका पहला लीनियर इक्वेशन तुरंत मिल भी गया। मतलब ये छोटा कंडीशन रीड करने से आपको आपका पहला इक्वेशन मिल गया, आपको पता भी नहीं चला, आपको भनक भी नहीं लगी। वो तो टोटल दिया होता है ना उसके टुकड़े करने का, तो वहां से आपका कुछ इक्वेशन का जन्म होने लग जाता है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, सम डिस्टेंस आर ट्रैवल बाय बस, सम ट्रैवल बाय एरोप्लेन। समझ रहे हो भावनाओं को, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल हुआ, कुछ एरोप्लेन से हुआ। बस से कितना लिया एक्स, एरोप्लेन से कितना लिया वाई किलोमीटर, तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आया ना 1900। वो पहला इक्वेशन हो भी गया। तो अब और एक इक्वेशन बनेगा, मुझे बताओ और एक इक्वेशन कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कौन और कौन सी दूसरी चीज जो टोटल में दी है, पढ़ो एक बार, पढ़ो ना, मैं नहीं पढ़ूंगी, तुम पढ़ो। एक और इक्वेशन बनेगा, जो चीज टोटल में दी है उसको टुकड़े करो ना, करो। देखो आउट ऑफ 1900 तो चलो दिया ही था, वो टोटल डिस्टेंस था। और एक टोटल दिया है, देखो डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस का चलो यूज कर दिया। अब और एक चीज टोटल में दी है, कौन है, देखो 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 देखो, इट टेक 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब टोटल जर्नी को 5 घंटे लग रहे हैं, टोटल जर्नी को 5 घंटे लग रहे हैं। तो भाई ये बताओ ना कि बस से कितना टाइम लगा, बस में जर्नी कितने टाइम की हुई, एरोप्लेन में जर्नी कितने टाइम की हुई, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। लेकिन ये आधा आधा मत कर देना, आधा आधा बंटवारा कर दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सोचो, सेकेंड इक्वेशन कहीं ना कहीं टाइम से मिलने वाला है, ठीक है। तो वो समझो, भावनाओं को समझो। तो देखो,
फिर से देख लेते हैं, बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो x किलोमीटर का हुआ है, एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो y किलोमीटर का हुआ है, ठीक है। अब देखो, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, सम बाय एरोप्लेन, ठीक है। बस ट्रैवल स्पीड के बारे में भी थोड़ा डिस्कस, स्पीड क्यों दिया है फिर टीचर, बताती हूँ रुको। तो क्या बोला है कि बस की स्पीड क्या थी अपनी, हाँ, स्पीड ऑफ द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, एंड जो हमारे एरोप्लेन की स्पीड है, द एवरेज स्पीड लिख दो, लिख देना वो, एवरेज स्पीड जो है वो है 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड दोनों का दिया है। मैंने यहाँ पे बोला है कि टोटल जो टाइम लगता है, क्योंकि ये फाइव ना इसका है ना उसका है, टोटल जो जर्नी है उसको 5 घंटे लगते हैं, टोटल टाइम हमारे पास है 5 घंटे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, ठीक है। टोटल टाइम जो लगा जर्नी को 5 घंटे लगा। हमको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ठीक है। अब क्या करें बताओ, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को यार, समझ में ही नहीं आ रहा है टीचर। तो मैं बताती हूँ, देखो, पहला इक्वेशन तो समझ में आ गया होगा आपको कि वो जो टोटल डिस्टेंस दिया था कि 1900 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, उसमें से कुछ डिस्टेंस बस से हुआ है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से हुआ है। बस से हुआ था x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल, और एरोप्लेन से हुआ y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल। तो दोनों को जब जोड़ोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो, मैंने बोला था कि और एक चीज टोटल में दी है, वो टाइम, कि टोटल जर्नी को जो टाइम लगा, मतलब बस प्लस एरोप्लेन, वो टोटल टाइम लगा 5 घंटे, ठीक है। क्या हमको ये पता है कि ओनली बस, क्या सिर्फ बस से कितना टाइम लगा, बस से कितना टाइम लगा, मतलब बस में उस विशाल ने कितना सफर तय किया, कितने टाइम का सफर तय किया, और एरोप्लेन में उसका कितना टाइम गुजरा, क्या ये पता है? क्योंकि अगर ये पता होगा ना तो दोनों को जोड़ देंगे, जिसको इसको मान लेते T1, इसको मान लेते T2, दोनों को जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 कर देंगे, T1 प्लस T2 कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्योंकि वो टाइम ही नहीं दिया है, सिर्फ बस का और सिर्फ एरोप्लेन का टाइम नहीं दिया है, तो वो टाइम निकाल देंगे ना। वी हैव द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, कुछ तो फॉर्मूला होता है ना, इसलिए तो स्पीड देके रखा ना उन लोग ने कि आप टाइम खुद निकालो, हम नहीं देंगे टाइम डायरेक्ट। अगर टाइम डायरेक्ट दिया होता तो इक्वेशन बन गया होता। तो समझा अभी स्पीड का रोल कहाँ से क्यों आया। तो चलो टाइम निकालते हैं, लेट अस टेक कि बस से कितना टाइम लगा। फॉर्मूला क्या है वैसे, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, मैं साइंस में थोड़ी कच्ची हूँ वैसे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समथिंग लाइक दैट, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बरोबर। तो बस से कितना टाइम लगा, T1 ले लेते टाइम, बस से कितना टाइम लगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस है बस से कितना डिस्टेंस, यानी कि x, और स्पीड क्या है बस का ये, और ये आवर्स में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली द यूनिट आर इन किलोमीटर आर, किलोमीटर आर मतलब, हाँ। तो बस से, सिर्फ बस से कितना टाइम लगा, x अपॉन 60 आवर्स, ठीक है। और एरोप्लेन से कितना टाइम लगेगा, उसको T2 नाम ले लेते, तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन y अपॉन स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, दैट इज 700। तो ये हमको लग गया है टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, दोनों को ऐड करो, दैट इज इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके कदमों में आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये मैंने इधर एक क्वेश्चन, सर यही चल रहा है। पहला हमको इक्वेशन मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900, इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन होगा T1 प्लस T2, दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। टाइम टेकन बाय बस क्या था हमारा, x अपॉन 60, एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन है y अपॉन 700 इज इक्वल्स टू 5, बरोबर ना। और ये कैसे निकाला टाइम, पता चला ना। सॉल्व करो। पहला इक्वेशन तो भाई सच में बहुत अच्छा है, प्यारा है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लेके आ जाके आपको देती हूँ, रुको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। x इंटू 700 700x प्लस y इंटू 60 60y अपॉन 60 इंटू 700 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कट मत करो, कट नहीं होगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 5, और ये जो डिवाइड में है उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 60 इंटू 700, ठीक है। अभी इसको सॉल्व, बहुत बड़ा इक्वेशन आ रहा है, बट रुको, मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा कोई नंबर से, ताकि ये छोटा बन जाए। और मैं इसको जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, खुला ही रहने दे रही हूँ। किससे डिवाइड करेंगे, तो ये देखो, हमको पता होना चाहिए कि 760 या ये कोई है,
ये कौन से एक ही टेबल में आते हैं। तो मैं कैसे दिमाग लगाती हूँ पता है, मैं क्या करती हूँ, पहले तो एक जीरो और एक जीरो हटा देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ, क्योंकि नंबर छोटा बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक जीरो रखना अपने दिमाग में, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर 70 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये नंबर है। एक्चुअली में 6 तो बहुत ही कम नंबर में जा सकता है, मतलब 2 के टेबल में। 2 6 जा 12 होता है, क्या बोल रही हूँ, 2 3 जा, ये 2 के टेबल में जाएगा। 6 70 भी 2 के टेबल में चला जाएगा और इसमें से कोई ना कोई तो 2 के टेबल में चला ही जाएगा। इसका मतलब कि 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। जीरो एक बार वो कैंसिल कर दिया था ना, तो जीरो पकड़ना है उसको। और 2 क्यों, क्योंकि अभी जो नंबर देखा हमने, क्योंकि अभी 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में 70 नहीं जा पाएगा, तो 3 लिख के कोई मतलब नहीं है। तो ये सोचने का, तो मैं पहले क्या करती हूँ, एक जीरो को हटा देती हूँ। एक जीरो को हटाने के बाद क्या होता है, एक नंबर छोटा बन जाता है। उसके बाद में विजुअलाइज करते हैं कि कौन सा टेबल यूज होगा जिससे सब डिवाइड हो सके। तो आंसर क्या आया, 20 आया। ओके, तो क्या होता है, एक जीरो तो चलो वो देखो मैंने हटाया था वैसा। अभी देखो 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6। तो ये यहाँ पे आ गया 35x प्लस यहाँ पे आ गया 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। ये मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 5 3 जा 15, 15 इंटू 700। तो दो जीरो हो गया, दो जीरो, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 8 9 10, 10,500। कोई बात नहीं, अभी इससे ज्यादा रिड्यूस हो नहीं सकता, क्योंकि 3 है और ये 35 है, दोनों एक टेबल में बैठेगे ही नहीं। तो बस ये हो गया, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। और हम लोग को x को गायब नहीं करना है, क्योंकि x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो x को गायब मत करना, y को आप गायब करो। ओके, तो हम लोग y का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 0, पीछे से 0 0, एंड 3 9 जा हो जाएगा 27, एंड 3 1 जा 3 प्लस 2 5। और उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों ही सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस ये कैंसिल। 35 में से 3 गया तो 32x इज इक्वल्स टू, ये जीरो, ये जीरो, फिर यहाँ पे ये थोड़ा मैं बाजू में लिखती हूँ। ये ना 10,500 है और ये 5,700 है। तो जीरो जीरो, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4800, तो x इज इक्वल टू 3 टू, ये हो जाएगा 4800 और ये आ जाएगा डिवाइड में 32। कौन से टेबल में जाएगा ये, मैं 4 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 2 जा 8 0 0, ठीक है। अभी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 0 0, उसके बाद 2 1 जा और 2 150, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, मेरा तो 150 आ रहा है भाई, देख लो। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट किलोमीटर में होगा, ठीक है। 150 भाई, 150 है मेरा आंसर, तो 150 आ रहा है, अब देख लो आप, ठीक है। बरोबर है कि नहीं, देख लो, मैंने बता दिया ऊपर ऊपर से। अब आ जाओ यहाँ पे, ओहो फिर से अपना डिस्टेंस स्पीड आया, बट ये डिस्टेंस स्पीड अलग है, ये क्वाड्रेटिक वाला है। अब कैसे पता चला, मतलब पता नहीं मुझे क्वाड्रेटिक है कि, देखते हैं, मतलब मैं भी समझूंगी इसको आपके साथ साथ। एक्चुअली में इधर देखो क्या बोला है, द ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, ट्रेन है एक। तो ध्यान से समझना, कभी कभी थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आने का बहुत संभावना है इधर। ट्रेन बना रही हूँ भाई तुम लोग के लिए, ये देखो ट्रेन की खिड़की, वाह वाह वाह, क्या ट्रेन है टीचर, क्या ट्रेन है। द ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, ओके, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दिया है भाई, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, किलोमीटर में मतलब डिस्टेंस है ये। हाँ, तो ट्रेन क्या करता है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड है एक, ठीक है, यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, सेम है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5। अचानक से क्या होता है कि पहले पहले क्या है, इनिशियल इनिशियल स्पीड था उसका, कुछ तो बोला इन लोग ने, देखो इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग में एक स्पीड था उसका, ठीक है। तो ट्रेन ने क्या किया, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक स्पीड था उसका, इनिशियल कोई स्पीड था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5, 5 किलोमीटर पर आवर, अचानक से क्या हुआ, जो पहले जो स्पीड था ना, वो अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया।
5 किलोमीटर पर आवर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इट टेक्स 48 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ जाता है अगर कोई भी व्हीकल्स का, तो तुम ही सोचो ना, तो उसको पहले जितना टाइम लग रहा था उससे तो कम ही लगेगा। जब स्पीड इंक्रीज हो गया तो ये सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उस ट्रेन को 48 मिनट लेस लगा। ऑब्वियसली लेस ही लगेगा, वो तो क्लियर है, हम लोग लेस लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को बोला है, देखो इट टेक्स 48 मिनट लेस कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियसली तुम दिमाग लगा, पहले ट्रेन एक स्पीड से चल रहा था, उसने कोई स्पीड था और उसने ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर वो क्या करता, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से थोड़ा इंक्रीज कर देता ना, बस, तो वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने को उसको 48 मिनट कम लगता। पहले जितना टाइम लग रहा था ना, उससे 48 मिनट कम लगता। ऑब्वियसली सही बोल रहा है एकदम। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ही चीज फाइंड करना है, एक ही चीज है कि हमको जो पहले जो वो इनिशियल स्पीड था ना ट्रेन का, वो क्या था फाइंड करो। और यहाँ पे कंडीशन थोड़ा टाइम के ऊपर ज्यादा है कि अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई तो पहले जितना टाइम लग रहा था ना उससे तो 48 मिनट लेस लग रहा है। तो मतलब टाइम का कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वेशन बनेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक स्पीड ही हमको लेट लेना है। ठीक है, तो देखो हम लेट ले लेते हैं कि पहले जो ट्रेन का स्पीड था ना, इनिशियल स्पीड जो बोल रहे हैं ना, वो हम एक लेट ले लेते हैं। लेट दैट इनिशियल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में होता है। तो क्लियर हुआ ये लेट ले लेते हैं। लेट कि ये जो हमारा इनिशियल स्पीड है वो हम लोग ले लेते हैं किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्पीड है। अभी तुम सोचो, एक दिमाग लगाओ कि जब हमारी ये स्पीड थी, पहले हमारी जो स्पीड थी, तो ये जो ट्रेन है इसने ये जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रैवल किया होगा, कितना टाइम लगा होगा उसको इस स्पीड से ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए। बोलो वो निकाले क्या, इसको टी1 मान लेते हैं। ये फर्स्ट फर्स्ट चीज है कि जब हमारी स्पीड ये थी एक्स किलोमीटर पर आवर थी, तो हमारे ट्रेन को कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। फिर जब हमारी स्पीड बढ़ गई, जब हमारी स्पीड जो नई स्पीड आई, न्यू स्पीड क्या हो गई थी कि x+5 हो गया था ना। हाँ, क्योंकि हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई थी 5 किलोमीटर पर आवर से, तो ये नई स्पीड है। तो ये नई स्पीड है, तो ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जो ये नई स्पीड आई है, ये जो नई स्पीड हमको मिली है, तो ये नई स्पीड से ये ट्रेन ने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे कितना टाइम लगा वो हम फाइंड करेंगे। फिर ये दोनों के बीच में एक रिलेशन भी दिया है कि पहले जितना टाइम लगा था ना, वो उससे ना 48 मिनट लेस लगा अगर स्पीड इंक्रीज हो गया तो कहीं ना कहीं फिर हम ये T1 T2 और 48 को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना देंगे। समझ लगा, चला करूया। तो ध्यान से समझना, एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो कितना टाइम लगा भाई, जब ये स्पीड था तो ये ट्रेन को ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है भाई, भी हमने देखा था। हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअली में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जरा हम टाइम को इधर शिफ्ट कर देते हैं और स्पीड को नीचे लाते हैं, तो यानी कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, जरा देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व एग्जांपल करवा रही हूँ आपको, जरा देख लो। तो T1 क्या होगा, टाइम ले लेते हैं इसको T1। तो जो हमारा स्पीड जब ये था तो कितना टाइम लगा ट्रेन को, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको ट्रैवल करने को कितना टाइम लगा। तो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है अपना ये अपॉन अपॉन स्पीड। स्पीड क्या था हमारा तब x, ये इनिशियल स्पीड है। हाँ, तो इतना घंटा लगा, आवर्स में होगा ये। ठीक है, तो तब इतना टाइम लगा। और अचानक से जब हमारी स्पीड अगर इंक्रीज हो जाती है तो कितना टाइम लगा वो निकालते हैं हम लोग। ओके, तो निकालते हैं पहले तो T2। आप बोलोगे हाँ मिस जो पहले लगा था ना उससे 48 मिनट लेस लगा, लेकिन रुको वो कंडीशन बाद में लिखे गया। पहले हम निकाल के रख देते हैं कि जब अचानक से ये न्यू स्पीड आई, जब हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो ये सेम ट्रेन को ये सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा वो निकाल के रखते हैं, तो उसको T2 बोलते हैं। तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमारा सेम ही था लेकिन स्पीड नया आ गया है,
तो ये हो गया x+5 हो गया, तो तब इतना टाइम लगा, ठीक है, आवर्स में, ठीक है, ये T2 हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी क्या है ना, अभी ये कंडीशन कैसे फ्रेम होगा, इधर इक्वेशन कैसे बनेगा, तो यही है वो कि देखो ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है कि जब हमारी स्पीड इंक्रीज हुई तो जो टाइम लगा था, जो टाइम लगा था, क्या लगा था, ये लगा था, हाँ T2, जो टाइम लगा था वो कितना लगा था, दैट इज इक्वल टू कितना लगा था, जो पहले जो टाइम लगा था T1, उसमें क्या -48, 48 मिनट। लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं कि हमको मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आर में है, यहाँ पे टाइम आर में है, तो ये भी आर में होना चाहिए। चलो वो तो हमको कन्वर्जन करना ही चाहिए, वो गलत हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन में बना रही थी अभी, लेकिन पहले लेट अस कन्वर्ट दिस 48 मिनट इनटू आर। जैसे हमको पता है कि 1 आवर होता है 60 मिनट्स, बरोबर। अभी कभी भी याद रखना, अगर हमको मिनट्स टू आवर जाना है ना, उल्टा जाना है, मिनट्स टू आवर जाना है ना, तो हमको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, मतलब इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो 48 मिनट्स को हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये 48 को डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो ये आवर्स में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये याद रखो, ये घंटे में वैल्यू आ गई है। अब आप इक्वेशन को लिखो, कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनो, कंडीशन पढ़ो ना बेटा प्लीज। क्या बोला है कि जब स्पीड इंक्रीज हुआ तो जो टाइम लगा था ना, क्या लगा था, ये टाइम लगा था ना T2, जो टाइम लगा था वो क्या था, जो पहले जो टाइम लगा था, यानी कि जब स्पीड ये था, पहले जो टाइम लगा था उससे 48 मिनट लेस लगा। 48 मिनट को ऑब्वियसली आर में किया तो 48/60 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नया टाइम जो लगा वो क्या लगा, पहले जितना लगा था उसमें 48 मिनट लेस हो गया। यही है कंडीशन। कैसे इजी है बनाना, ओके। तो जब फिर से एक बार सुन लो, जब स्पीड इंक्रीज हुआ ना, तो जो टाइम लगा ना वो कैसा रहा था, वो टाइम कितना लगा, पहले जितना टाइम लगा था ना उसमें 48 मिनट लेस, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 60 क्यों, बिकॉज दिस इज इन आवर, दिस इज इन आवर, तो दिस शुड बी इन आवर्स, इसलिए इसको पहले कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम लोग इसका इक्वेशन बनाए, रुको बताती हूँ। देखो भाई ऊपर जा, हैंग मत हो अभी, अभी और 2 क्वेश्चन बच्चे बच्चे हैं तो हमको कराने दो भाई। हाँ तो ये मैं हटा देती हूँ 1 मिनट। तो देखो ऐसा होगा, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 48/60। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, लेकिन आप देखना आपके टेक्स्ट बुक में, देखो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो आपका और मतलब आंसर राइट ही आएगा। ये 360, इसमें जो टाइम है ये है x+5 इज इक्वल टू ये 360/x माइनस 48/60, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों को साथ साथ में लेते हैं, ठीक है, बट ये इधर भेजेंगे, तो ये माइनस में ना तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 48/60, और ये इधर रहने दो, 360/x, ये प्लस में है तो ये शिफ्ट होगा माइनस में, माइनस 360/x+5। तो अभी सॉल्व करोगे तो ये 48 इसको कट कर देते ना, 12 4 होता है, तो ये 4/5 हो गया, सिंपल बना दिया मैंने। और ये 360 ऊपर से कॉमन निकालो, इतना झंझट मारी मत करो। तो इधर क्या बचेगा, ऊपर 1/x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x+5 बचेगा, ठीक है। 360 कॉमन निकाला, अब सॉल्व करो तो ये हो गया 4/5 इज इक्वल टू 360, ब्रैकेट ओपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू x+5 आएगा, माइनस 1 इंटू x आएगा, अपॉन में क्या जाएगा, x इंटू ब्रैकेट के अंदर x+5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 360, और ये प्लस x माइनस x कैंसल, ये 5, और अपॉन में हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर, प्लस x इंटू 5x, ठीक है। आराम आराम से करो, घाई मत करो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो ये 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, ठीक है, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x। अभी क्या करते, इसको इधर शिफ्ट कर देते, ये इधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, और ये जो 4/5 है ये इधर आएगा तो उल्टा बन जाएगा, 5/4, 5/4, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ताजा ताजा आ रहा है धीरे धीरे। तो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, और ये 0, तो 450 इंटू 5 करोगे तो 0, 5 5 जा 25, एंड 5 4 जा 20 21 22, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 5x, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में 2250 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। 1 मिनट मैं देख लेती हूँ।
ये मैं पीपीटी बना रही थी आप लोग के लिए, देखो मेहनत हो रही है जोरों शोरों से, ठीक है। अभी रुको, मेरे को एक बार देखने दो, आ गया, यही है ना अपना, इसमें से ही लिया है मैंने। मतलब मेरे को अब बाहर की बुक देखनी नहीं है। आप लोग को टेक्स्ट बुक आपका अच्छा से क्लियर है क्या? टेक्स्ट बुक क्लियर है तो टेंशन नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में, हाँ बरोबर है। अभी जैसे जैसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना, तो उसका फैक्टराइजेशन करने के लिए ना, कभी भी मतलब उसके फैक्टर निकालने के लिए आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ठीक है। अब ये नंबर 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 6 7 8 9 सबको ऐड किया तो 9 आया, मतलब ये 3 से जा सकता है। 3 से जा सकता है क्या? 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 10 11। बेसिक है भाई, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ओके, अब ये हो गया 12 और 3 15, तो 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 5 6 7 8 अब नहीं जाएगा 3 के टेबल में। 5 2 जा 10 5 के टेबल में डायरेक्ट, ठीक है। 5 5 जा 5 1 जा। अब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, तो आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और जिसको माइनस करने पे 5 आएगा। तो ग्रुपिंग करो। 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा 45 एंड रुको, ये इतना काफी है क्योंकि 45 इंटू 2 करोगे तो वो 90 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 5 5 जा 25 और ये इसको 25 को इसके साथ लेते हैं, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। तो मतलब ये दो नंबर देखो 50 और 45 क्या मैचिंग हो रहा है? क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का ये तो आने ही वाला है। क्या इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा, मतलब 50 सॉरी 5 आएगा, हाँ आएगा। तो ये दोनों नंबर है। मतलब ग्रुपिंग करना रहता है, ये बहुत टाइम, इट नीड अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो 1 2 3 हमने ये 3 नंबर को एक में रखा, ये दोनों को और इसको एक में रखा और ये सबको दूसरे ग्रुप में रखा। ऐसे ग्रुपिंग करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 50 हो गया, एक नंबर 50, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। कभी कभी शायद ये मैच मतलब 2 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद आएगा। और साइन क्या होगा? ग्रेटर नंबर साइन प्लस और ये माइनस। तो फैक्टर्स कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस 50 और x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू एक माइनस 50 आएगी और x की वैल्यू 45 आएगी। ऑब्वियसली वी विल एक्सेप्ट द पॉजिटिव वैल्यू, 45 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? इजी, ठीक है। लास्ट में आंसर जरूर लिख देने का कि ये स्पीड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये तो अपना अच्छा है, डिवाइड वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक इट, दिस इज गुड क्वेश्चन। डिवाइड वाले क्वेश्चन कभी भी करने का, ठीक है। क्या दिया देखो, if 460 is divided by a natural number, the quotient is 3, sorry, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1, find the quotient and the divisor। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये डिवीजन वाला है। डिवीजन में 4 लोग होते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे ऐसे अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी को, तो जो अंदर होता है ना, इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। जो बाहर होता है, जो डिवाइड करता है ना, वो डिवाइजर होता है। यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है। फिर ये जो नीचे लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। ऐसा सीन होता है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, वो पता होना चाहिए। क्या? कि वी नो दैट द फॉर्मूला इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोग को। तो मतलब हम लोग को ये 4 चीज की खोज करनी है, समझ जाओ लॉजिक, ठीक है। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर सब चाहिए। और बॉडमास रूल पता है ना, मल्टीप्लाई को बोलता है कि मतलब अगर आप इन तीनों को सॉल्व करोगे ना, तो पहले इन दोनों को करना, ऐसा, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी पहले होती है। तो देखो क्या दिया है कि 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, मतलब 460 डिवाइड हो रहा है। तो जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं और जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये इन लोग ने बोल दिया है। और 460 हमारा डिविडेंड है, मतलब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन क्या है, ठीक है। ये पता होना चाहिए भाई रीड करने से सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, द क्वोशिएंट इज, ये जो क्वोशिएंट होता है, द क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1। तो फाइंड द क्वोशिएंट एंड द डिवाइजर, क्योंकि क्वोशिएंट और डिवाइजर ही तो बचा है, क्योंकि डिविडेंड तो सामने से 460 है, रिमाइंडर तो 1 है, मतलब ये दोनों बचा है। तो दो बचा है, तो क्या दो इक्वेशन लेना है? नहीं। क्यों पता है? क्योंकि मैं बताती हूँ, देखो इन लोग ने क्या बोला कि 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। तो देखो डिविडेंड हमारा 460 है,
460 जो है वो डिवाइड हो रहा है कोई नेचुरल नंबर से, कोई नेचुरल नंबर से मतलब डिवाइजर से, ओके, और वो डिवाइजर क्या है वो पता नहीं है, तो लेट अस टेक जो डिवाइजर है वो x है और ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ कि ये कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक का है। तो 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, यानी कि वो किसी डिवाइजर से डिवाइड हो रहा है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जब 460 किसी से डिवाइड होता है तो क्वोशंट क्या आ रहा है, तो देखो क्वोशंट क्या दिया है, तो क्वोशंट इज 5 मोर देन, मैंने हमेशा बोला है जगह छोड़ना, 5 मोर देन 5 लेस देन जो भी होता है, तो क्या बोला है 6 मोर देन है, सॉरी हाँ, क्या बोला है, द क्वोशंट इज 6 मोर देन, 6 मोर देन किससे मोर है, इधर क्या आएगा आगे, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर, मतलब जो क्वोशंट है ना वो भी डिवाइजर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो डिवाइजर को एक बार एक्स ले रहे हो तो आपका ये एक्स बंदोबस्त हो जाएगा, आपको क्वेश्चन के लिए कोई वाई वाई कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो एक वेरिएबल से काम बन रहा है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक, क्योंकि क्वोशंट जो है ना वो खुद भी डिवाइजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से सुनना, आराम से सुनना, घाई मत करना, द क्वोशंट इज, द क्वोशंट, द क्वोशंट इज 6 मोर देन, द क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, और डिवाइजर को हमने लिया है x, इसका मतलब अगर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कभी भी मल्टीप्लाई पहले 5x प्लस 6, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एंड द रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर तो डायरेक्ट दे दिया है, रिमाइंडर 1 है, और डिविडेंड ये दोनों तो डायरेक्ट है, हमको क्या करना है सिर्फ डिवाइजर और क्वोशंट निकालना है, तो वो एक बार x मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, और हम ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करोगे कि क्योंकि करेंगे क्योंकि चारों का बंदोबस्त हो चुका है, चारों हमको मिल चुका है, तो डिविडेंड क्या है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, डिविडेंड है 460 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है x है, इनटू क्वोशंट ये है, ये मतलब 5x, इसको 5x बना दिया था, और ब्रैकेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, 5x प्लस 6, और प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है, इसको सॉल्व करो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और मैंने बोला था मल्टीप्लाई पहले, प्रायोरिटी ब्रैकेट ओपन पहले करो, 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x, 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x, और ये प्लस 1, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना भाई, सॉल्व करोगे ना तो ये इधर ही रहने दो, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस 460, ओके, और इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 6x, सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 460 में से 1 निकालोगे तो 459, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इज इक्वल्स टू 0, आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलो इजी है कि नहीं, अभी तुम लोग को लग रहा होगा अरे यार इतने इजी इजी सम है, हाँ वो क्या होता है ना, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ध्यान रखना, हाँ। तो अभी और टॉप 10 आने वाला है, टेंशन मत लो, और क्वेश्चंस लूंगी मैं, आपको परफेक्ट बना के छोड़ूंगी, चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट में बता दो, अगर आपको और नेक्स्ट और टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स चाहिए क्या, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़वा दूंगी आपका, चलो डन। अब इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ, ये जो नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, क्योंकि रूल होता है ना वो फैक्टराइजेशन का, बड़ा नंबर मिलेगा बहुत, इसलिए मैं करवा रही हूँ, 5 9 45, 5 5 25 और ये 29, 5 4 20 21 22, ठीक है। तो अभी ये नंबर मिला है, नहीं ये पहले भी ये नंबर मिला था क्या, 2295 था क्या पीछे, नहीं नहीं 2250 था, चलो कोई बात नहीं। हाँ अभी दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा और जिसको माइनस करने पे 6 मिलेगा, तो मैं क्या करती हूँ इसके फैक्टर कर देती हूँ, ठीक है, फैक्टर कर दो, तो मतलब पहली बात तो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 9 और 5 होता है 14 15 16 17 18, 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21 1 बचा, 3 6 जा 18 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर से ये 12 और हाँ ये 18 होगा, सबको काउंट करो ऐड होगा, तो 18 18 3 के टेबल में जाता है तो ये भी जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अभी 5 5 होता है 10 प्लस 2 12, हाँ 3 के टेबल में, 3 8 जा 24 1 बचा, 3 5 जा 15, अब ये ऐड करोगे तो 13 होता है, और 13 3 के टेबल में नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा, तो 5 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा 17, प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। अभी ग्रुपिंग करो, दो नंबर ऐसे निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा और जिसको माइनस करने पे 6 मिलना चाहिए, तो 17 इंटू 5 कितना होता है, 17 इंटू 5 क्या होता है, 7 5 जा 35 एंड 5 1 जा 5, और बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। और बाकी का 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27 और 85 तो भाई माइनस करने पे 6 देगा ही नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है। कभी कभी देखो थोड़ा टाइम लगता है, तो एक काम करते हैं 17 3 जा करते हैं, 17 3 जा कितना होता है, 17 3 जा
7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5 51 होता है। तो एक नंबर 51 ले लेते हैं और बाकी का 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा 45, तो ये 45 ले लेते हैं। ये दोनों नंबर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये तो मिलेगा, माइनस करने पे 6 मिल रहा है क्या? तो 1 2 3 4 5, यस मिल गया, यस। तो यानी कि 2 2 9 5, ये रहे दो नंबर, दैट इज 51 एंड 45। ठीक है, साइन क्या होगा? ग्रेटर नंबर साइन प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे जो हमारा अभी बनेगा कि 5x² और ये इसके जगह पे आएगा प्लस 51x माइनस 45x, इसके जगह पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं ना इसको, पता है कि नहीं? हाँ, स्टेप। ठीक है, अभी कॉमन निकालोगे यहाँ से और यहाँ से, कॉमन निकालो। तो 5 नहीं, 5 और 51 का कनेक्शन ही नहीं है, x कॉमन निकलेगा, नंबर में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे 5x प्लस 51 बचेगा। ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा, और क्या कॉमन निकलेगा पता है? तो तुम लोग को ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ से ऐसा देखो, नंबर में से कुछ तो कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ऐसा कुछ कॉमन निकालो कि जो आपको यहाँ पे अंदर ना 5x प्लस 51 दिला सके। सोचो इसके बारे में, कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा टेबल है जो 5 आपको 45 देता है? कौन सा टेबल है जो 5 45 देता है? सोचो इसके बारे में, क्योंकि इधर 5 आना ही चाहिए, ये सेम होना ही चाहिए। तो 9 5 कहीं ना कहीं 45 होता है, राइट? तो यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों में से 9 बाहर कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 9 5 45, ओके। और 9 इंटू 51 कर लो, वो मन में आप कर लो, आंसर यही आएगा। ये देखो 5 5 25, 9 सॉरी, मैं 5 से क्यों की? क्योंकि 9 कॉमन निकला है ना, तो 9 इंटू 51 करके देख लो, 9 इंटू 51 करके, तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो, तो मतलब दोनों में से 9 और 9 कॉमन निकला है। एक्चुअली में 9 नहीं, -9 कॉमन निकला है, हाँ? याद रखना, ये थोड़ा ट्रिक होता है, क्योंकि हमको पता है फैक्टराइजेशन का एक रूल होता है कि उसके ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, तो वही दिमाग लगाया। इसमें से तो सामने से पता है कि 5 और 51 का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ x कॉमन निकला यहाँ से, तो ये बचा अंदर ब्रैकेट। तो अगर ये इधर ब्रैकेट है तो इधर भी तो यही होना चाहिए, गारंटी है। तो अभी कॉमन ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, तो दिमाग लगाया, 9 5 45 ना, मतलब 9 कॉमन है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये दिमाग का खेल होगा। अभी दोनों, अभी एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5x प्लस 51 और इज इक्वल्स टू 0। तो अभी ये पता ही है x इज इक्वल टू 9 आंसर आ रहा है, क्योंकि वो तो कुछ अलग आएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू -51/5, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि x यानी कि डिवाइजर एक नेचुरल नंबर था, तो डिवाइजर है हमारा 9। अगर आप यहाँ पे डिवाइजर हमारा 9 आया है और क्वेश्चन क्या आएगा, तो 5 x के जगह पे 9 पुट करो प्लस 6, 9 5 जा 45 प्लस 6 यानी कि 51 हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुआ? लो नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। और सबसे पहले तो होमवर्क नोट डाउन कर लो, मैंने 2 होमवर्क दिया है, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। ये 2 होमवर्क है आपके लिए, कम ऑन, यू कैन डू इट बेटा, यू कैन डू इट। प्रोडक्ट वर्ड आया है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और बाकी ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स करो, जो भी है मैं टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, चलो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, कम ऑन। सुयश आ गया है मार्केट में, सुयश क्या बोलता है, लेट्स सी सुयश ने क्या बोला है। सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in first. 5 times the score of the second test is same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि सुयश, एक तो कुछ फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट के बारे में बात है, बस सुयश स्कोर 10 marks more in second test than इन फर्स्ट टेस्ट। इसका मतलब क्या है ना कि जो सेकंड टेस्ट है ना, उसके मार्क्स कहीं ना कहीं फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स से कंपेयर करके बताए। तो एक काम करते हैं, लेट ले लेते हैं। देखो इधर एक वेरिएबल से काम बन जाएगा, कैसे टीचर? और मैंने तो आपको बताया था, स्क्वायर आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो मतलब। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो देखो मैं बताती हूँ क्या है ना, पहले हम लोग लेट ले लेते हैं कि जो हमारा सुयश है ना, उसने फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया पता है? x मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, x मार्क्स स्कोर किया। मुझे बताओ कि उसने सेकेंड टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया होगा। वो देखो इधर बोला है, क्या बोला है? तो ये स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट। जो उसने फर्स्ट में जो स्कोर किया था ना, उससे तो 10 मार्क्स ज्यादा ही स्कोर किया है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा हम लोग हिल जुल जाते हैं, लेकिन फिर हम कम बैक करते हैं एकदम, तो सूर्य ने कम बैक किया। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट में अगर उसने एक्स मार्क्स स्कोर किया था,
तो सेकंड टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया, जितना फर्स्ट टेस्ट में किया था उससे 10 ज्यादा, यानी कि सेकंड टेस्ट में उसने स्कोर किया है x प्लस 10 मार्क्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, इजी है कि नहीं। कभी कभी क्या करने का, इक्वेशन को अपने ओन लैंग्वेज में भी समझने का, ओन लैंग्वेज से समझने का। तो सूर्य स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट। जो फर्स्ट में उसने स्कोर किया था वो x ले लिया, तो सेकंड में उसने कितना स्कोर किया, जितना फर्स्ट में किया था उससे 10 ज्यादा, यानी कि x प्लस 10 मार्क्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये कंडीशन देखते हैं क्या दिया है। 5 टाइम्स, 5 मतलब 5, अभी देखो कंडीशन लिख रहे हैं, कंडीशन, कंडीशन क्या बोला है, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट is same as square of the score of फर्स्ट टेस्ट, यानी कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किया था x, तो इसलिए मैंने x का स्क्वायर लिया। तो फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, वो हम करते हैं। पर ये कंडीशन थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो एक बार फिर से पढ़ पढ़ के लिखते हैं। क्या बोला है, 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट क्या है हमारा, x प्लस 10, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, सेकेंड टेस्ट के स्कोर से। तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज, वो जो है ना, ये जो है वो सेम है, वो बरोबर है, किसके बरोबर है, द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। जो फर्स्ट टेस्ट में जो स्कोर किया था ना उसके स्क्वायर के इक्वल है ये। तो यानी कि फर्स्ट टेस्ट में उसने स्कोर किया था x मार्क्स, तो स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट दैट इज x स्क्वायर। बस ये दिया है, अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का उपयोग इधर हुआ, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो बस, ये अंदर जाएगा 5x प्लस 5 टेन 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, 5x माइनस में हो जाएंगे दोनों, ओके, इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर द आंसर इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से इसका आंसर मुझे बता देना। x की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, सुयश ने क्या स्कोर किया, फर्स्ट टेस्ट का ही स्कोर बताना है, सेकंड का बताना भी नहीं है। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया, कमेंट में मुझे जल्दी से बता दीजिए। कैसा लगा आपको आज का सेशन, क्या आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ कमेंट में। और ये दोनों सम्स आपके होमवर्क है, जल्दी से कम ऑन, जल्दी से मुझे इसके आंसर्स कमेंट में करो। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी बता दो, चाहिए तो बना दूंगी, नहीं चाहिए तो भी बना दूंगी। चलो चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर। और कोई अगर सजेशन हो तो बता देना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।